सुप्रभात बच्चों। अभी तक आपको मैं सामाजिक विज्ञान में समकालीन भारत दूसरे नंबर की किताब पढ़ा रहा था और आज थोड़ा सा हट के एक तीसरी किताब की ओर चलते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 किताबें हैं और उन 5 किताबों को कहीं न कहीं एक एक दो दो अध्याय करके हमें छूना पड़ेगा समय के अनुरूप। आज बात करते हैं तीसरी किताब की, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र को क्या समझना चाहिए, किस तरीके से उसको पढ़ना है, क्या आप आज समझेंगे। और पहले लेसन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानिए कि अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं, सेवाओं का जो उत्पादन है, उनका वितरण है, उनका विनिमय, उत्पादन आप जान रहे हैं, वितरण आप जान रहे हैं, विनिमय लेन देन का मतलब है, उपभोग जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका अध्ययन किया जाता है। फिर से समझिए, यह सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें उपभोग, विनिमय, वितरण और सेवाओं का उत्पादन का अध्ययन किया जा रहा है। यह संस्कृत के 2 शब्दों से मिलके बना है, पहला अर्थ और दूसरा शास्त्र। ये पहला महत्वपूर्ण लेसन है और एक कहानी के रूप में है, आपको समझना होगा। और अक्सर एग्ज़ाम में इसके लिए आता है कि आप इस पहले लेसन की जो सारांश है, जो कहानी है, उसका सारांश लिखिए। तो आपको पूरी किताब का जो सारांश है वो मैं अभी फ़ोटो से भेजूँगा, उसको आप लिखिए और उसको मनन कीजिए कि इस कहानी को हमारे सामने रखने का क्या उद्देश्य है। अर्थशास्त्र का महत्व पहला लेसन ही बताता है कि किस तरीके से अर्थशास्त्र में इस लेसन का बहुत महत्व क्यों है। यह संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, मैंने आपको बताया था, अर्थ और शास्त्र। इसका शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन या धन संबंधी विज्ञान। ये तो रहा अर्थशास्त्र का अर्थ, बहुत मेन चीज़ है जिसे आप समझ लीजिए। इस कहानी का फिर उद्देश्य आता है। क्या उद्देश्य है? मूल विचारों से परिचय करना। अब पालमपुर गांव की कहानी एक टॉपिक है पहला लेसन का। गांव की कहानी, एक गांव की कहानी है और क्यों उस कहानी को हमें समझना और सोचना है उसके बारे में। ये अर्थशास्त्र के आपके जो पहला लेसन है वो क्यों दिया गया है, क्योंकि वह एक आदर्श गांव है जो अर्थशास्त्र की पूरी परिकल्पनाओं को पूर्ण करता है। ये आपको समझना होगा कि उस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, एक कहानी है, एक गांव है, हमें एक गांव की कहानी को पढ़ना है और ये समझना है कि उस गांव में ऐसी कौन कौन सी आवश्यक दशाएं हैं जो अर्थशास्त्र के उन नियमों का पूरी तरह पालन कर रही हैं और वो उसमें खरी उतर रही हैं और हमें उससे क्या सीखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यह काल्पनिक है, कहीं कोई गांव नहीं है ऐसा। आप पालमपुर कहीं जगह नाम भी होंगे ऐसे, उनको मत सोचिए, ना उनसे जोड़िए इस चीज़ को। हमें एक काल्पनिक और आदर्श गांव की एक कहानी सुननी है जो अर्थशास्त्र को क्लियर कर रही हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम विनिमय भी देख रहे हैं सॉरी, उत्पादन भी देखेंगे, उसका वितरण भी देखेंगे, उसका विनिमय लेन देन भी देखेंगे। इसमें लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन, सारी चीज़ें जो संसाधन होती हैं उसकी आवश्यकता अनुसार हो रही हैं और मानव निर्मित भी हो रही हैं, जो मानव खुद बना रहा है अपने प्रयास से। उसमें मुद्रा भी है। उसमें मुद्रा क्या है? धन। इस कहानी से हमें यह जानना होगा कि इच्छित सेवाओं, जो हम सेवा ले रहे हैं या दे रहे हैं, उत्पादन करने में विभिन्न संसाधनों का जो प्रयोग है वह किस प्रकार हो रहा है। हम कैसे कैसे इन चीज़ों को आप अपने चारों ओर के परिवेश में देखिए। जो चीज़ें आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं चल रही हैं आपके गांव में ही सही, हमारे शहर में ही सही, या आपके शहर में सही, आपके गांव में ही सही, जो आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं हैं वो पालमपुर में 101% बना दी गई हैं। ऐसा एक माहौल बनाया गया है कि वो एक पूरी तरीके से आदर्श और काल्पनिक गांव हो। इसमें रायगंज कितनी दूर है, सड़क कितनी दूर है, छोटे कस्बे कितने हैं, शाहपुर कहाँ है, कितनी जीप, कितनी बैलगाड़ियाँ, कितने स्कूल हैं, कितने लोग रहते हैं, कितनी संख्या वहाँ गांव की है, 450 वहाँ परिवार रहते हैं, और कौन कौन से घरों, उनके घर के स्तर कैसे हैं। अधिकांश छोटे मकान हैं, बड़े मकान हैं,
नलकूप का पानी, व्यवस्था, कृषि, उनके संसाधन, उनकी जीविका का साधन, छोटे छोटे कामों का, उनके विद्यालय, उनकी शिक्षा, उनका अस्पताल, ये सब चीज़ें उसमें यथा तरीके से बताई गई हैं कि आपको कैसे उस गांव की कल्पना करके उन चीज़ों को समझना है कि क्यों आवश्यकता पड़ी कि हमें एक काल्पनिक और एक दार्शनिक, एक ऐसा गांव जो काल्पनिक हो, उस कहानी के माध्यम से हमें समझना है कि हमें क्यों आवश्यकता पड़ रही है कि हम उस चीज़ को जोड़ें, क्योंकि उसमें वो सारी दशाएं हैं जो अर्थशास्त्र को कहीं ना कहीं क्लियर करती हैं कि हाँ ऐसा होने से ऐसा है। और धन संबंधी विज्ञान जो है वह धन को हम किस तरीके से, पूंजी को किस तरह से लगा सकते हैं, उत्पादन है, चाहे बचत है, चाहे उपभोग है, चाहे उत्पादन है, इन चीज़ों को हम कहाँ तक, देखिए जितनी चीज़ों में कह रहा हूँ, उत्पादन, उपभोग, बचत, ये सारी चीज़ों में प्रश्न आगे आने वाले हैं। आर्थिक क्रियाएं, गैर आर्थिक क्रियाएं, ये छोटे छोटे नोट हैं, छोटे छोटे शब्द हैं, इनको आपको समझना होगा। एक काल्पनिक गांव की कहानी के बारे में हम उत्पादन संबंधी बातों को समझेंगे कि उनकी मुख्य गतिविधियां क्या हैं और वह किस तरह से एक लघु विनिर्माण उद्योगों में शामिल हो जाती हैं। या आप जब बड़ी क्लासों में जाएंगे तो इससे बड़ा और इसी से संबंधित और सब बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी, जिसमें क्षेत्रक भी आएंगे, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्रक। तो इसमें लघु विनिर्माण संबंधी जो उद्योग हैं या छोटे पैमाने पर जो उद्योग हैं या आजीविका के क्षेत्र हैं या कृषि या गैर कृषि के संसाधन हैं, वो किस तरह से इस पूरे गांव को प्रभावित करते हैं और हमें उससे क्या क्या सीखना चाहिए। सामान्य बातें हैं, कुछ बातों पर हम इनको विचार कर सकते हैं बड़े आराम से। सबसे बड़ी बात है कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, जल, वन, खनिज, और दूसरा इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वह है श्रम। सस्ता श्रम भी होना आवश्यक है। जरूरी क्रियाओं के लिए पढ़े लिखे लोगों की भी आवश्यकता होती है, दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वालों की भी आवश्यकता होती है, और प्रत्येक श्रमिक जो होता है वो उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे वो मानसिक रूप से हो। तो यह सारी आवश्यकताएं, यह सारी दशाएं पालमपुर गांव में मिलती हैं। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी की है। मैंने आपको पहले बताया भूमि प्राकृतिक संसाधन, दूसरी भौतिक पूंजी जो उत्पादन के एक स्तर को सही तरीके से क्रमबद्ध करती है, क्योंकि अगर वो नहीं होंगी तो आपके पास फिर कुछ नहीं होगा, ज़मीन ही नहीं होगी, और औजार, ज़मीन है तो औजार नहीं होंगे। अब इस भौतिक पूंजी में क्या क्या आता है देखिए, फर्स्ट में हम लेते हैं, पहले में भौतिक पूंजी में औजार, भवन, मशीनों के अलावा किसान का हल, बैल, जनरेटर, टरबाइन, जो जो आपके गांव में उपलब्ध होगा। अब ये तो शारीरिक श्रम वालों के खाते में चलेगी। अब उसमें कंप्यूटर भी है, जो लोग दिमाग से काम कर रहे हैं, औजार है। भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक जो प्रयोग होता है, ये वो औजार के साथ साथ वो चीज़ें हैं जिसमें जो शारीरिक श्रम करने वाला या मानसिक रूप से श्रम करने वाला व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है, और इसे स्थायी पूंजी कहते हैं। दूसरा स्टेप इसमें आता है कच्चा माल और नकद मुद्रा। कच्चा माल और नकद मुद्रा, उत्पादन के कई प्रकार से कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे चीनी के लिए गन्ने की आवश्यकता होती है, सूत, कपड़े के लिए सूत की आवश्यकता होती है, उसके लिए अच्छी मिट्टी की आवश्यकता होती है। उत्पादन के दौरान जो उपभोग करने के बाद जब खरीदारी की जाती है उसके लिए क्या आवश्यकता होती है, पैसों की, नकद मुद्रा। कच्चे माल पाल के साथ क्या हुआ, नकद मुद्रा। औजार, मशीन, भवनों के भिन्न भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त होती हैं, जबकि स्थायी पूंजी यथावत रहती है। ये आप इतना ही आज समझिए कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। इसके उत्पादन के संगठनों में दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, पहला स्थायी पूंजी और दूसरा भौतिक पूंजी। और कच्चा माल, नकद मुद्रा, भूमि और भौतिक चीज़ों के अंतर्गत, भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। मैं एक शॉर्ट नोट आपको भेज रहा हूँ सारांश पालमपुर गांव का, वो आप लिखिए, पहले उसे पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके साथ जब स्टार्ट होगा शाहगंज, शाहपुर, रायगंज कितने किलोमीटर दूर है, हॉस्पिटल कितनी दूर है, रामकली कौन है, किशोर कौन है, ये आप पहले पढ़ लेंगे। एक बार उससे रीडिंग लगाइए, लिख लीजिए। उसके बाद जब सेकंड स्टेप मैं आपको बताऊंगा तो आपके सामने उन चीज़ों को रखूँगा, श्रम, उत्पादन, बचत, पूंजी, उपभोग, उपभोक्ता। तो आपको अर्थशास्त्र का इस कहानी के माध्यम से
वह चीज़ सार्थक होगी कि आप उसको समझ सकें कि पालमपुर गांव की कहानी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है।